पिछले भाग में आप सबने सुना कि शिवांगी और युवराज की शादी हो जाती है और युवराज शिवांगी को लेकर लंदन आ जाता है। लंदन में शिवांगी के लिए वह एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। शिवांगी पार्टी के लिए अंदर कमरे में तैयार हो रही है, तभी डोरबेल बजती है। शिवांगी जब कमरे का दरवाज़ा खोलती है, बाहर खड़े शख्स को देखकर घबरा जाती है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अब आगे। शिवांगी युवराज के लाए हुए ड्रेस को पहनकर तैयार हो चुकी थी। उस रेड कलर के ड्रेस में उसका गोरा रंग और छलक उठा था। उस पर गले में वह डायमंड का सेट उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। उसने एक बार फिर से अपने आप को आईने में निहारा। सचमुच वह भला की खूबसूरत लग रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई। वह समझ गई कि युवराज उसे बुलाने को आया है, इसीलिए वह तेजी से आगे बढ़ी और एक झटके के साथ दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन उसने देखा बाहर युवराज नहीं बल्कि रियान खड़ा था। जैसे ही रियान ने शिवांगी को देखा, मानो उसकी सांसें ही रुक गई। वह एकटक शिवांगी को निहारे जा रहा था। उसे इस तरह अपनी ओर देखते पाकर शिवांगी ने कहा, क्या बात है, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? उसकी बात सुनकर वो पल भर के लिए चौंका। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, कुछ भी नहीं भाभी, मैं सोच रहा था कि अगर मुझे भी आपके जैसी कोई लड़की मिल जाए तो मैं भी शादी करके सेटल हो जाऊं। रियान की बात सुनकर शिवांगी हंस पड़ी। उसने कहा, चलिए कम से कम आप शादी के लिए तैयार तो हुए, लड़की मैं ढूंढ दूंगी। इस तरह बातें करते हुए वे दोनों हॉल में आ गए, जहां सारे मेहमान आ चुके थे और बस शिवांगी का ही इंतजार किया जा रहा था। शिवांगी जब सीढ़ियों से गाउन संभालती हुई उतर रही थी तो उसे देखकर युवराज का दिल भी बैठा जा रहा था। उसका दिल कर रहा था वह इसी वक्त उसे बाहों में भर के प्यार की बौछार कर दे। उसकी खूबसूरत सी भोली भाली पत्नी को कहीं जमाने की नज़र न लग जाए, इसीलिए उसे अपने दिल में छुपा कर रख ले। लेकिन फिलहाल तो वह ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए वह आगे बढ़ा और शिवांगी का हाथ पकड़कर हॉल में ले आया, जहां एक बड़ा सा केक अपने काटे जाने का इंतजार कर रहा था। इतना बड़ा केक देखकर किसी ने युवराज से पूछा, आज इनका जन्मदिन है क्या? नहीं, आज इनका बर्थडे भी नहीं है, ना ही हमारी एनिवर्सरी है। आज शिवांगी को लंदन आए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। इसके साथ ही आज इनके फाइनल एग्जाम भी ख़त्म हो गए हैं। इसी खुशी में मैंने यह पार्टी रखी है और 3 केक भी इसीलिए रखा है। युवराज की बात सुनकर सबने एक साथ जोरदार तालियां बजाई और केक काटने का इंतजार करने लगे। शिवांगी और युवराज ने एक साथ केक काटा। इसके साथ ही बाकी सारे लोगों ने वाइन की बोतलें खोली और पार्टी का लुत्फ उठाने लगे। हर किसी के लिए उसकी पसंद की चीज़ें मौजूद थी। शोर शराबे के बीच सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रियान और जॉन एक कोने में बैठे मटन कबाब के साथ वाइन पी रहे थे। ना जाने क्यों रियान की नज़रें बार बार युवराज के साथ अटखेलियां करती हुई शिवांगी पर जाकर टिक जा रही थी। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। युवराज और शिवांगी भी खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तभी शिवांगी का गिलास खाली देखकर किसी ने उसमें फिर से कोल्ड ड्रिंक्स भर दिया। ना जाने क्यों अचानक से शिवांगी के सर में तेज दर्द सा होने लगा। उसने युवराज से कहा, ना जाने क्यों अचानक से मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरा सर भी चकरा रहा है। प्लीज़ मुझे कमरे तक पहुंचा दो, मैं सोना चाहती हूं। उसकी बात सुनकर युवराज ने कहा, ठीक है, पार्टी तो अभी देर तक चलेगी, चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आता हूँ, तुम आराम करो। युवराज ने शिवांगी को संभालते हुए कमरे में ले जाकर सुला दिया और उसे अच्छी तरह ब्लैंकेट ढकते हुए कमरे की लाइट बंद कर दी और बाहर निकल गया। चूंकि अभी पार्टी में सारे मेहमान मौजूद थे, इसीलिए उसका रहना जरूरी था। उसने देखा रियान और जॉन दोनों एक कोने में बैठे अभी भी ड्रिंक कर रहे थे। उसने उन दोनों के पास जाकर कहा, तुम दोनों अब इतनी भी मत पी लेना,
कि दोनों का घर जाना भी मुश्किल हो जाए। उसके बाद युवराज अपने दूसरे मेहमानों में व्यस्त हो गया। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे थे। पार्टी खत्म हुई तो युवराज ने देखा जॉन और रियान दोनों पीकर एक और लुढ़के हुए थे। उसने एक सरसरी नज़र उन दोनों पर डाली। फिर उसने होटल के मैनेजर से जाकर कहा कि अगर कोई कमरा खाली है तो प्लीज़ इन दोनों को वहाँ शिफ्ट करवा दीजिए, क्योंकि इस हालत में इन दोनों का घर जाना ठीक नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, मैं अभी वेटर से कहकर इन दोनों को कमरे में शिफ्ट करवा देता हूँ। मैनेजर ने बड़े अदब के साथ कहा तो युवराज निश्चिंत हो गया। पार्टी खत्म हो चुकी थी। होटल वाले अब अपनी साफ सफाई में लगे थे। युवराज ने एक बार चारों ओर देखा और फिर मन ही मन सोचा, अब मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ, देखता हूँ शिवांगी का सर दर्द ठीक हुआ या नहीं। इतना कहकर वो भी अपने कमरे की ओर चल पड़ा। हालांकि थक तो वो भी चुका था, लेकिन शिवांगी के साथ प्यार भरे पलों को एंजॉय करना कैसे छोड़ देता। शिवांगी की याद आते ही उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान खिल उठी। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। उसने एक नज़र बिस्तर पर सोती हुई शिवांगी पर डाली। वह अभी भी बेखबर सो रही थी। युवराज फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद वह बाहर आया। होठों को गोल करके हल्की हल्की सीटियां बजाने लगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि शिवांगी अगर सो रही है तो जाग जाए, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे सीटियों की आवाज़ जगा नहीं सकी। लगता है बहुत थक गई है, और मैं भी तो गधा ही हूँ। आज तो वैसे ही दिन भर इसकी परीक्षाएं थी और शाम को मैंने बिना कहे ही पार्टी रख दी। अब बेचारी को सर दर्द और थकावट तो होनी ही थी, युवराज ने मन ही मन कहा, और फिर धीरे से वह भी बिस्तर पर लेट गया। एक पल के लिए युवराज के मन में विचार आया कि वह शिवांगी को यूं ही सोता छोड़ दे। यह सोचकर उसने दूसरी ओर करवट लेकर सोने की कोशिश की, लेकिन अब उसे शिवांगी की बाहों की ऐसी आदत हो गई थी कि काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। कुछ देर तक वह सोचता रहा। फिर उसने हल्के से कंबल हटाकर शिवांगी का चेहरा देखा। कुछ पल वो गौर से देखता ही रहा, लेकिन अंधेरे में ठीक से कुछ दिखा नहीं। अंधेरे में शिवांगी का मासूम चेहरा देखकर उसे उस पर प्यार आने लगा। वह अपने आप को रोक नहीं सका। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और शिवांगी के चेहरे को अपनी ओर घुमाकर बड़े प्यार से चूम लिया। उसके ऐसा करने से वह थोड़ा कुनमुनाई और करवट बदलने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसा करते वक्त बुरी तरह करहा उठी। क्या बात है शिवांगी, तुम्हारा सर दर्द अभी तक कम नहीं हुआ क्या? इतना कहकर युवराज उठा और बेड की साइड लैंप को ऑन कर दिया। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई थी, लेकिन उस हल्की रोशनी में भी युवराज ने जब शिवांगी का चेहरा देखा तो घबरा गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, पूरा मेकअप अस्त व्यस्त था, लिपस्टिक फैलकर गालों पे लग गई थी। यह देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने शिवांगी के करीब जाकर उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बात है, तुमने अपना यह क्या हाल बना रखा है? अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है तो मैं डॉक्टर को बुलवा लूँ। लेकिन शिवांगी ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह उसी तरह करहाती रही और अष्टफुट स्वर में बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कौन हो तुम? उसकी कराहट और दर्द भरी आवाज़ को सुनकर युवराज को थोड़ा अटपटा लगा। उसने लाइट जलाई और शिवांगी के शरीर से कंबल हटा दिया। तेज रोशनी में युवराज ने शिवांगी का हाल देखा तो वह जैसे सातवें आसमान से गिरा। उसकी धड़कन तेज हो गई और शब्द मानो गले में ही फंसकर रह गए। उसके सामने जो जो दृश्य था उसे देखकर युवराज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पल भर के लिए तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले ही पल
भयानक क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई और चेहरा कठोर हो गया। उसने एक जोरदार मुक्का कमरे की दीवार पर दे मारा और जोरों से वो चीख पड़ा, शिवांगी। शिवांगी अभी भी हल्की बेहोशी में थी और वह करहा रही थी। उसकी हालत देखकर युवराज मानो पागल सा हुआ जा रहा था। बार बार उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि आखिर किसने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया होगा। शिवांगी की स्थिति देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ किसी ने बलात्कार किया है। उसका खूबसूरत गाउन सामने की तरफ से पूरा फटा हुआ था, मानो किसी ने खींचकर फाड़ना चाहा हो। उसके कोमल वक्ष पर नाखूनों के निशान पड़े हुए थे। उसकी ब्रा के स्ट्रिप टूटकर बाहर लटकी हुई थी। शिवांगी के सीने, गले और दोनों गालों सहित होठों पर गहरे नीले निशान पड़े हुए थे। कंबल हटाने के बाद युवराज को नजर आया था कि पूरे बिस्तर की हालत भी तहस नहस हो रखी थी। शिवांगी की पैंटी एक ओर फेंकी हुई थी। यही नहीं, उसके दोनों जांघों पर भी काटने और नोचनों के निशान बने हुए थे। पता नहीं वह कौन और कैसा हैवान था जिसने इस बेहोश पड़ी लड़की के साथ इतनी हैवानियत दिखाई थी। युवराज को धीरे धीरे अब सब समझ में आ रहा था कि अचानक से ही क्यों शिवांगी के सर में दर्द उठा और वह बेहोशी सी क्यों हो गई। जरूर उसके कोल्ड ड्रिंक्स में किसी ने कोई हैवी ड्रग्स मिलाई होगी, लेकिन किसने किसने किया होगा यह सब। पार्टी से में सभी इतने व्यस्त थे कि उन्हें तो यह भी याद नहीं है कि किस वेटर ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक और खाना सर्व किया था। बहुत बड़ी बात थी ये। एक बार तो युवराज जी के जी में आया कि वह इस होटल के मैनेजर सहित सभी वेटरों को गोली से उड़ा दे, लेकिन फिर उसके दिमाग में ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि इसमें होटल वालों की या किसी वेटर की मिलीभगत है। यह भी तो हो सकता है कि किसी जान पहचान वाले ने या होटल में आए किसी गेस्ट ने ही जानबूझकर ऐसी हरकत की हो। लेकिन कौन हो सकता है वह? युवराज मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा था। वह पुलिस में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से बात पब्लिकली फैल जाती और ऐसा युवराज बिल्कुल नहीं चाह रहा था। इतने सालों में मैंने जो अपनी इज्जत बनाई है उसे ऐसे ही मटियामेट नहीं होने दूंगा। लेकिन यह भी तय है कि मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। लेकिन पहले पता तो चले कि किस दरिंदे ने ऐसी हरकत की है। ये कैसी बेबसी है कि मैं इस हाल में शिवांगी को लेकर हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर चेकअप करते ही समझ जाएंगे किसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। और फिर इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू होगा जो पुलिस केस में जाकर ख़त्म होगा। बेडरूम में एक और लगे हुए सोफे पर बैठा हुआ वह बड़ी लाचारी के साथ शिवांगी को निहार रहा था, जो बेहोशी में भी दर्द से तड़प रही थी कि युवराज अपनी इज्जत और ख़ानदान की प्रतिष्ठा के कारण पुलिस केस नहीं करना चाह रहा था। बड़ी बेचैनी के साथ सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह शिवांगी को लेकर अपने घर जा सके। लेकिन फिर भी मुझे हर हाल में यह तो पता करना होगा किसने ऐसी हरकत की है मेरी शिवांगी के साथ। तभी उसे ख्याल आया कि पूरे होटल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कमरे के बाहर गैलरी में भी कैमरे लगे हुए हैं। सुबह सबसे पहले मैनेजर से बात करनी होगी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनी होगी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन युवराज की जिंदगी में तो अंधेरा छा चुका था। उसने देखा शिवांगी का करहाना अब कम हो गया था और शायद वह अब गहरी नींद में सो रही थी। एक बार तो युवराज के दिल में आया कि रोज की तरह वह प्यार से जाकर शिवांगी को उठाए, लेकिन न जाने क्यों आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लगभग घंटे भर के बाद धीरे धीरे शिवांगी की आंख खुली। जैसे ही उसे होश आया, उसके शरीर का दर्द फिर से उभर आया। ना जाने क्या हुआ, अचानक से वह चीखी और उठकर बैठ गई। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी और वो फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रही थी। अचानक से उसकी नज़र मुंह छुपा कर बैठे युवराज पर पड़ी। उसने उसे आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। गले में मानो कांटे भर गए थे।
उसने बिस्तर से उतरने की कोशिश की। इसी क्रम में साइड टेबल पर उसका हाथ लग गया और गिलास गिरकर टूट गया। गिलास टूटने की आवाज़ से युवराज ने चौंकते हुए उधर देखा तो पाया शिवांगी उठने की कोशिश कर रही थी। युवराज रात में जैसे ही शिवांगी ने कुछ कहने की कोशिश की, युवराज उठकर खड़ा हो गया और बोला, तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, हम इसी वक्त अपने घर जा रहे हैं, बाकी बातें घर पर होगी। तब तक मैं होटल के मैनेजर से बात करके आता हूँ। इतना कहकर युवराज बगैर शिवांगी की ओर देखे हुए तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने अपने आप को संयत किया और फिर मैनेजर के केबिन की ओर चला गया। गुड मॉर्निंग सर, कहिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैनेजर ने उसे देखते ही बड़े सम्मान के साथ कहा, मैं इसी वक्त इस होटल से चेकआउट करना चाहता हूँ, बेहतर होगा आप हमें बिल दे दें। और हाँ, एक बात कहनी थी आपसे, बेडरूम में टेबल पर मेरा पर्स रखा हुआ था, उसमें मेरी एक कीमती अंगूठी थी और रुपए भी थे। दरअसल वह मुझे नहीं मिल रहा, मैंने कमरे में अच्छी तरह ढूंढ लिया है। इसके साथ ही कुछ मेरे ज़रूरी कागजात भी गायब हैं। क्या मैं आपके होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकता हूँ कि कल रात मेरे कमरे में कौन कौन गया था? उसकी बात सुनकर मैनेजर पल भर के लिए चौंका। फिर उसने कहा, सॉरी सर, ये हमारे रूल के अगेंस्ट है, हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं। पल भर के लिए युवराज ने उसकी ओर देखा और सोच में पड़ गया। फिर अगले ही पल उसने अपना पैंतरा बदलते हुए कहा, अच्छी बात है, अगर आप मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाना चाहते हो तो मत दिखाइए, मैं पुलिस में कंप्लेन करता हूँ और उसके बाद आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता। वैसे आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। बात पुलिस तक आने से मैनेजर परेशान हो गया क्योंकि वह नहीं चाहता था होटल की बात पुलिस तक जाए। ऐसा होने से उसके होटल की भी बहुत बदनामी होती और वैसे भी युवराज इस शहर का एक जाना माना और हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन था। जैसे ही युवराज बाहर निकलने लगा, मैनेजर ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोका और कहा, एक्सक्यूज मी सर, आप 1 मिनट रुके, मैं अभी आपको बात करके बताता हूँ। युवराज यही तो चाह रहा था। वह वही चेयर पर बैठ गया और मैनेजर को एक गहरी नज़रों से देखने लगा। मैनेजर ने फ़ोन पर किसी से बात की और फिर अगले ही पल युवराज से कहा, चलिए सर, मैं आपको कंट्रोल रूम में ले चलता हूँ, वहाँ आप खुद चलकर देख लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। वैसे मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि हमारे होटल के सारे वेटर और अटेंडेंट्स बहुत ईमानदार हैं। पूरे शहर में हमारे होटल का नाम है। जिस किसी ने भी ऐसा किया होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। युवराज उसकी बातों को अनसुना करता हुआ कंट्रोल रूम की ओर चला जा रहा था। फिलहाल तो उसकी स्थिति ऐसी थी मानो उसके अंदर ज्वालामुखी फूट रहा हो। उसे अपने आप पर कंट्रोल बनाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह मजबूर था अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से। वह बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि शिवांगी के साथ होने वाली घटना के बारे में किसी को भी कुछ पता चले और इसीलिए वह बड़ी गंभीरता के साथ कंट्रोल रूम की ओर बढ़ा जा रहा था। युवराज ने देखा एक कमरे में ढेर सारे स्क्रीन लगे हुए हैं और कुछ लोग उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं। एडिन, रूम नंबर 901 के कमरे के बाहर और पूरे गैलरी की फुटेज निकालो, चेक करो। ओके सर, इतना कहकर उस आदमी ने, जिसका नाम एडिन था, वह रात की सीसीटीवी की फुटेज ढूंढने लगा। 5 मिनट के अंदर ही उसने उस फुटेज को स्क्रीन पर बैक करके दिखाना शुरू किया। युवराज ने देखा वह खुद शिवांगी को लेकर कमरे में जा रहा है। यह उस वक्त का सीन था जब शाम को शिवांगी आई थी और कमरे में उसने गिफ्ट दिया था। फिर युवराज को कमरे से बाहर जाता हुआ दिखाया गया। फिर कुछ समय के बाद युवराज ने देखा कि रियान कमरे के बाहर खड़ा था। कुछ पल के बाद शिवांगी तैयार होकर बाहर आती है। दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर मुस्कुराते हुए नीचे चले जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक था। वह आधी रात के बाद की फुटेज देखना चाहता था। थोड़ी देर के बाद उसने देखा शिवांगी लगभग बेहोशी की हालत में थी और वह खुद उसे संभाल कर ला रहा था।
5 मिनट के बाद फिर युवराज को बाहर जाता हुआ दिखाया गया। इसके बाद कौन आया था यह जानने के लिए उसकी सांसें अटकी हुई थी। लगभग आधे घंटे के बाद एक साया कमरा नंबर 901 की ओर बढ़ा। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। शायद उसे मालूम था कि चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए वह अपनी पहचान छुपा रहा था। अचानक से वह शख्स शिवांगी के कमरे के बाहर रुका और एक पल इधर उधर देखने के बाद उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। लगभग 1 घंटे के बाद वह रहस्यमयी शख्स उसी तरह अपना चेहरा छुपाए बाहर निकला। वह कोशिश कर रहा था कि कैमरे की ओर उसकी पीठ हो। इसी चक्कर में उसके शर्ट की आस्तीन दरवाजे के हैंडल में अटक गई। उसे छुड़ाने की कोशिश में उसने देखा उस आदमी की कलाई पर और एक बटरफ्लाई का टैटू था। यही नहीं, कैमरे में साफ साफ दिख रहा था कि उस आदमी की गर्दन पर पीछे की ओर खरोंच के निशान थे। युवराज समझ गया कि यह निशान शिवांगी ने अपने आप को बचाने की कोशिश में दिए होंगे। उस शख्स के जाने के बाद फिर कोई भी उस कमरे में नहीं गया सिवाय युवराज के। यह सब देखने के बाद मैनेजर के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसे अब तक इस बात का यकीन हो गया था कि युवराज सही कह रहा है, उसके कमरे में चोरी हुई है। एक और जहां होटल के मैनेजर को होटल की प्रतिष्ठा दांव पर लगती नजर आ रही थी, वहीं दूसरी ओर युवराज के पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। सुबह का सारा फुटेज देख लेने के बाद युवराज खामोशी से बाहर निकल गया। होटल का मैनेजर भी घबराया हुआ उसके पीछे गया और बोला, सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सारे होटल स्टाफ से पूछताछ करता हूँ, लेकिन प्लीज़ सर आप पुलिस कंप्लेन मत कीजिएगा, हमारे होटल की इज्जत की बात है। उसकी बात सुनकर युवराज पल भर के लिए रुका। उसने मैनेजर को देखा और फिर कहा, ठीक कहती है आप, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप पूछताछ करके मुझे खबर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आप हमें बिल दें, मैं पेमेंट करके जाना चाहता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी नुकसान आपका हुआ है। जब आपके पैसे और ज्वेलरी मिल जाएंगे तो हम आपको भिजवा देंगे, लेकिन प्लीज़ सर आप पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा। होटल के मैनेजर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। युवराज ने एक बार गहरी नज़रों से उसे देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। शिवांगी को अभी भी चक्कर पर चक्कर आ रहे थे। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अपनी खुद की हालत देखकर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युवराज कल रात इतनी बुरी तरह क्यों पेश आया। किसी तरह उसने अपने कपड़े बदले और बाकी सामान इकट्ठा करके बैग में डाला। उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। वह बैठी युवराज का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद युवराज भी कमरे में आया। उसने शिवांगी को सर से पांव तक देखा। एक रात के हादसे ने उसे क्या से क्या बना दिया था। उसने शिवांगी को देखते हुए कहा, चलो घर चले। शिवांगी ने सारे के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन युवराज ने बाकी का सामान उठा लिया और कहा, धीरे धीरे आ जाओ। बेचारी शिवांगी तो समझ भी नहीं पा रही थी कि अचानक से उसका व्यवहार क्यों बदल गया है। उसे तो अपने साथ हुए हादसे के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वह किसी तरह अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे युवराज के पीछे चल पड़ी। पूरे रास्ते गाड़ी में भी युवराज खामोश था। कल तक जहां उन दोनों की खिलखिलाहटों से पूरा माहौल खुशनुमा हो उठता था, आज वही एक अजीब मरघट सा सन्नाटा छाया हुआ था। घर आ चुका था। शिवांगी किसी तरह अपने कमरे में जाकर पड़ चुकी थी। वही युवराज हॉल में बैठा हुआ पूरी घटनाओं के बारे में गहराई से सोच रहा था। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए युवराज उस शख्स को उसके हाइट और कपड़ों से पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह काफ़ी नहीं था, क्योंकि एक ही हाइट के बहुत से लोग होते हैं और एक जैसे शर्ट भी होते हैं। तो इन चीज़ों से सही किसी की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। किसी भी इंसान की पहचान उसका चेहरा होता है। हम किसी को उसके चेहरे से ही पहचानते हैं, लेकिन उसने तो अपने चेहरे को ढक रखा था। कैसे पहचान पाऊंगा मैं? यह सोच सोचकर युवराज हैरान हो रहा था।
तभी अचानक से उसे याद आया कि उस आदमी की कलाई के ऊपर एक बटरफ्लाई का निशान था। इसके साथ ही एक गहरी खरोच भी थी, लेकिन मात्र एक टैटू की वजह से वह अकेला कभी नहीं ढूंढ पाएगा और इस तरह उसका मुजरिम हमेशा आज़ाद रहेगा। क्या मुझे पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए? युवराज ने अपने मन से पूछा। बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती मत करना, वरना सच्चाई जानने के बाद कुछ दिन तक तो लोग तुम्हारे साथ सहानुभूति दिखाएंगे। उसके बाद हमेशा के लिए यह हादसा तुम्हारे खानदान पर एक दाग बनकर रह जाएगा और तुम्हारी जिंदगी मजाक बनकर रह जाएगी। युवराज के दिलो दिमाग ने उसे रोकते हुए कहा। बलविंदर कॉफी बनाकर ला चुका था। उसने आज से पहले अपने मालिक को इतना परेशान कभी नहीं देखा था, लेकिन वह एक नौकर था और उसे इस बात का कोई हक नहीं था कि वह अपने मालिक से उसकी परेशानी की वजह पूछे। इसीलिए उसने गर्मा गर्म कॉफ़ी उसके हाथों में देते हुए कहा, बहुत थके हुए लग रहे हैं सर, कॉफ़ी पी लीजिए, आराम मिलेगा। युवराज ने कुछ जवाब नहीं दिया। बड़ी खामोशी के साथ उसने बलविंदर के हाथों से कॉफ़ी ली और पीने लगा। वह सोच रहा था, अगर इस वक्त रियान और जॉन यहाँ होते तो शायद वह कुछ कर पाते, लेकिन अगले ही पल फिर उसके दिमाग ने कहा, बिल्कुल नहीं, इस हादसे के बारे में उन दोनों को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस घटना के बाद मेरी छवि तो धूमिल हो ही जाएगी। शिवांगी को भी वह ना जाने किस नज़र से देखे। ऐसा ख्याल आते ही युवराज एक ठंडी सांस भरकर रह गया। वैसे भी उसे यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि कल रात के पार्टी में उन दोनों ने जितना ड्रिंक किया था उसकी वजह से वह अब तक होटल में पड़े सो रहे होंगे। युवराज इसी उधेड़-बुन में पड़ा हुआ था कि तभी उसने जॉन को आता हुआ देखा। रात के नशे का असर उस पर स्पष्ट देखा जा सकता था। आते ही उसने युवराज से कहा, यह क्या बात हुई, तुम होटल से बिना बताए आ गए? दरअसल शिवांगी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। और रियान कहाँ है? युवराज ने थके हुए अंदाज में कहा। रियान, उसका तो पता नहीं, रात में हम पीते पीते कब लुढ़क गए मालूम ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो मैं अपने आप को होटल के कमरे में बेड पर पाया, लेकिन रियान तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैंने तो सोचा वो शायद तुम लोगों के साथ आ गया हो, इसीलिए तो मैं नाराज़ था कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। जॉन ने शिकायत भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर युवराज थोड़ा गंभीर हो गया। वो सोच रहा था कि आखिर रियान बिना कुछ कहे कहाँ गया। उसके मन में ढेरों शंकाएं उमड़ने लगी थी। युवराज विचारों के भंवर में गोते खा रहा था। तभी अचानक होटल से कॉल आई। उधर से न जाने क्या कहा गया, लेकिन जॉन ने देखा युवराज बड़ी तेजी के साथ बाहर निकल गया। जॉन उसे आवाज़ देता रह गया, लेकिन उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। जॉन अब थोड़ा परेशान हो गया था। उसने बलविंदर से पूछा, भाभी कहाँ है और ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से भाई इतना परेशान है? सॉरी सर, मुझे भी कुछ नहीं मालूम। मेम साहब अपने बेडरूम में है और साहब जब से घर आई है तब से इसी तरह बहुत टेंशन में है। बलविंदर की बात सुनकर जॉन इतना तो समझ गया कि हो ना हो कल रात जरूर ऐसी कोई बात हुई है जिसकी वजह से युवराज इतना परेशान है। युवराज जब होटल पहुंचा तो मैनेजर बहुत अफसोस के साथ टेंशन में खड़ा हुआ था। कहिए, आपने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया है? युवराज ने सपाट स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर मैनेजर ने अफसोस करते हुए कहा कि सॉरी सर, हमने अपने पूरे स्टाफ से पूछा, सबको वार्निंग भी दी, लेकिन किसी को भी आपके पर्स और ज्वेलरी के बारे में कुछ पता नहीं है।
तो क्या आपकी यही वह खास वजह थी जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? युवराज ने गुस्से से कहा। नो नो सर, सिर्फ यही बात नहीं है, हमें बिस्तर से एक घड़ी भी मिली है। रूम साफ करते वक्त चादरों के बीच यह घड़ी पड़ी हुई थी। देख लीजिए सर, ये शायद आपकी है। होटल के मैनेजर ने एक घड़ी युवराज की ओर बढ़ाते हुए कहा। युवराज ने कांपते हाथों से घड़ी ले ली और अपने आप को थोड़ा सख्त दिखाते हुए मैनेजर को एक बार फिर से वार्निंग दी और होटल से बाहर निकल गया। युवराज बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस पैकेट में से निकालकर उस घड़ी को देखे। उसने एक बार हिम्मत करके पैकेट खोला कि देखो आखिर यह कैसी घड़ी है, शायद उससे ही कुछ पता चले। उसने कांपते हाथों से पैकेट खोलकर घड़ी निकाली, लेकिन जैसे ही उस पर नजर गई उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं का डंक लग लगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये रियान की घड़ी बिल्कुल नहीं है, एक जैसी कई घड़ी होती है। युवराज के हाथ उस घड़ी को देखकर कांप रहे थे और दिल बुरी तरह धड़क रहा था, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही घड़ी रियान भी पहना करता था, जिसे उसने ही उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। लेकिन फिर भी युवराज का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसने घड़ी को पीछे से पलटा और गौर से देखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसने जो गिफ्ट दिया था उसमें छोटे छोटे अक्षरों में अपना और जॉन के नाम का भी फर्स्ट लेटर गुदवा दिया था। इससे पहले कि वह देख पाता, किसी ने उसकी कार का विंडो जोर जोर से थपथपाया। युवराज ने देखा एक बड़ी प्यारी सी बच्ची फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी है और उससे खरीद लेने का आग्रह कर रही है। उसने लेने से मना कर दिया, लेकिन उस बच्ची ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया। इस वक्त युवराज का मन बहुत दुखी था, इसलिए उसने उस बच्चे से पीछा छुड़ाने की खातिर घड़ी को बिना देखे ही वापस रख लिया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर की ओर निकल पड़ा। युवराज जब घर पहुंचा तो उसने देखा जॉन अभी भी घबराया हुआ उसी का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, तुम अभी तक यहीं हो? रियान का कुछ पता चला? युवराज ने एक साथ में सारे सवाल पूछ डाले। सॉरी ब्रो, उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं तो इसीलिए परेशान हूँ कि तुम अचानक से बिना बताए घर से निकल गए। क्या तुमने मुझे इतना पराया कर दिया कि अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करना चाहते? जॉन ने दुखी होकर कहा। ऐसी कोई बात नहीं है जॉन, तुम परेशान मत हो, लेकिन हाँ, जीवन में कुछ तकलीफें ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जिसे इंसान कभी किसी से शेयर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह खुद से भी सोचने से डर जाता है। युवराज ने जॉन का कंधा थपथपाते हुए कहा और फिर से वह अंदर कमरे में चला गया। युवराज जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा शिवांगी अपने बिस्तर पर सर पकड़कर बैठी है। उसे देखते ही उसने कहा, कहाँ चले गए थे तुम? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है, प्लीज मुझे कोई मेडिसिन दे दो। उसकी बात सुनकर युवराज ने कबर्ड से एक सर दर्द की गोली निकाल कर दे दी और पानी का बोतल बढ़ा दिया। फिलहाल इस हालत में शिवांगी को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाह रहा था। उसे अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। इधर शिवांगी युवराज को देखकर सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि वह इतना परेशान है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या पार्टी वाली रात वह नशे में इतना वैसी हो गया था कि उसने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। लेकिन युवराज तो नशा करता ही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक में तो कोई नशा नहीं होता। तो फिर शिवांगी खुद की हालत और उसे इतनी टेंशन में देखकर कुछ पूछ भी नहीं रही थी। उसने पानी के साथ दवा ली और बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर के बाद जब युवराज को घड़ी की याद आ गई तो उसने अपने पॉकेट से उस घड़ी को निकाला और उसे उलट पुलट कर गौर से देखने लगा। कुछ पल तक गौर से देखने के बाद अचानक एक जगह जाकर उसकी नजरें टिक गई। उसके हाथों से घड़ी छूटकर नीचे गिर गया।
लेकिन युवराज को भी कहाँ होश था। वो धम से सोफे पर बैठ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो काटो तो खून नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। उसके दिलो दिमाग को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। यह घड़ी रियान की ही थी। युवराज की आंखों के आगे उस रात का काल्पनिक चित्र तैरने लगा कि रियान ने कैसे शिवांगी के साथ, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया होगा। अचानक उसने वह घड़ी दीवार पर दे मारी और पागलों की तरह से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर शिवांगी भी घबराकर उठ बैठी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण युवराज का व्यवहार इतना बदल गया है। लेकिन फिलहाल तो उसकी जो हालत थी उसे देखते हुए उसकी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ पूछने की। युवराज जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ किसी निर्दोष बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। और रोता भी क्यों नहीं, उसकी तो सारी दुनिया ही लुट गई थी। दोस्ती के नाम पर रियान ने अपने दोस्त की पीठ में जो छुरा घोंपा था, उसका दर्द बर्दाश्त के काबिल नहीं था। सच है, सांप को चाहे जितना भी दूध पिलाया जाए, लेकिन बदले में वह डसना कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह तो उसकी फितरत है। और रियान ने भी यही किया। अपनी दोस्ती को भी कलंकित करते हुए अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। युवराज अभी अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पाया था कि तभी एक सर्वेंट ने आकर कहा कि सर, नीचे जॉन सर आपको बुला रहे हैं। और रियान सर भी आ चुके हैं। यह सुनते ही युवराज का खून खोल उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया। वह मुड़ा और अपनी अलमारी से रिवॉल्वर निकालने लगा। तभी उसके दिमाग ने कहा, यह वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। अगर उसने रियान का खून कर दिया तो कानून उसे नहीं छोड़ेगा। बात तो फिर वही की वही रहेगी। जिस चीज को वह छुपाना चाहता है वह सारी दुनिया में फैल जाएगी। और यही नहीं, अगर उसे सजा हो गई तो उसके मम्मी पापा का क्या होगा। उसकी आंखों के आगे अपने मम्मी पापा का चेहरा घूम गया। युवराज ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियों को भींचकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। यह सब देखकर शिवांगी इतनी हैरान थी कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। जब उसने देखा कि युवराज ने अपना रिवॉल्वर वापस रख दिया है तो उसकी जान में जान आई। अब तक इतना तो वह समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है जिसके कारण युवराज इतना ज्यादा परेशान है। लेकिन आखिर हुआ क्या है। युवराज ने एक बार पलटकर शिवांगी की ओर देखा और कमरे के बाहर चला गया। युवराज को देखते ही जॉन ने कहा, लो देखो, आ गया तुम्हारा चहेता, जिसके लिए तुम सुबह से इतनी टेंशन में थे। इससे पहले कि युवराज कुछ बोलता, रियान ने बड़ी लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे यार, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो कहीं खो जाऊंगा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी, कितने बेचैन होकर मुझे ढूंढ रहे थे। रियान को अपने सामने पाकर युवराज की आंखों में खून उतर आया था। उसका जी तो चाह रहा था कि इसी वक्त उसका खून कर दे, लेकिन नहीं, यह वक्त सही नहीं था। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट डाली और उसकी ओर बढ़ गया। युवराज का दिल कर रहा था कि वह रियान को गोली से उड़ा दे, लेकिन नहीं, फिलहाल यह वक्त सही नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट डाली और रियान के सामने जाकर खड़ा हो गया। ना जाने क्यों रियान उसे अपने सामने इस तरह खड़ा देखकर अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। क्या बात है रियान, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? कोई बात है क्या? और रात में तुम दोनों इतना ज्यादा क्यों ड्रिंक कर रहे थे? वह तो मैंने होटल के मैनेजर से बोलकर तुम लोगों के लिए एक रूम दिलवा दिया, वरना अगर तुम लोग इस हालत में गाड़ी ड्राइव करके वापस लौटते तो एक्सीडेंट होना ही था। युवराज ने बड़ी गंभीरता के साथ एक एक शब्द चबाते हुए बर्फ जैसी सर्द आवाज में कहा। उसके बाद सुनकर रियान अपनी नजरें चुराने लगा। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। इतना कहकर रियान वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन युवराज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया।
क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज इस तरह उखड़े उखड़े क्यों दिख रहे हो? इतना कहते हुए युवराज ने उसके हाथों को चेक किया। उसने एक सरसरी नज़र उसके हाथ पर डाली, लेकिन उसका बायां हाथ बिल्कुल ठीक था। उस पर ना तो टैटू बना था और ना ही खरोंच के निशान थे। अपने यकीन पर मोहर लगाने के लिए युवराज ने उसके दूसरे हाथ को भी अपने हाथ में ले लिया और अचानक से उसके शर्ट का आस्तीन ऊपर कर दिया। रियान के दाएं हाथ में बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ था और जगह जगह खरोंच के निशान थे। ये तुम्हारे हाथों में खरोंच के निशान कैसे है रियान? और तुम्हारी घड़ी कहाँ है? तुम्हारी बर्थडे पर मैंने बड़े प्यार से तुम्हें गिफ्ट किया था। वह घड़ी तो तुम्हें बहुत प्यारी थी ना। और अपनी प्यारी चीज का तो जान से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं लोग। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? युवराज ने सख्ती के साथ पूछा। उसके बाद सुनकर रियान ने एक झटके के साथ अपना हाथ खींच लिया और हकलाते हुए बोला, कुछ भी नहीं यार, हो सकता है कल रात में नशे में किसी चीज से चोट लग गई हो और मेरी घड़ी भी शायद वहीं गिर गई हो। मैं अभी होटल जाकर पता करता हूँ। वह युवराज की नज़रों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उसने बगैर कुछ कहे युवराज के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और बड़ी तेजी के साथ बाहर चला गया। और जॉन को तो यह सब एक पहेली के समान महसूस हो रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। युवराज बड़ी खामोशी के साथ उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखें भर आई थी और उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। इसी बीच जॉन उठकर उसके पास आ खड़ा हुआ था। उसने उसके कंधों पर हाथ रखा और सवालिया नजरों से देखने लगा। इस तरह मेरी ओर क्या देख रहे हो जॉन? आज मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग इतनी वाइन पीते हो, जरूर उसमें भी कुछ तो बात होगी। आज मैं भी तुम्हारे साथ ट्राई करता हूँ, युवराज ने जॉन से कहा। तो जॉन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचता हुआ बाहर गार्डन में ले गया और अपने सर पर उसका हाथ रखता हुआ बोला, तुझे मेरी कसम, मेरी दोस्ती की कसम, मुझे सच सच बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जॉन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। अच्छा चलो, बलविंदर ने खाना लगा दिया होगा, चलो खाना खाते हैं। उसकी बात सुनकर जॉन वापस बंगले के अंदर आ गया। सचमुच बलविंदर ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रखा था। सुनो बलविंदर, मेम साहब का खाना उनके कमरे में दे आना, युवराज ने बलविंदर से कहा। तो जॉन चौंक गया। उसने कहा, क्यों, भाभी हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं खाएगी? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उसके कमरे में ही खाना भिजवा दिया है। आओ हम लोग खाते हैं, युवराज ने कहा और खामोशी के साथ खाना खाने लगा। लेकिन जॉन को यह साफ नजर आ रहा था कि वह सिर्फ खाना खाने की एक्टिंग कर रहा है, खा नहीं रहा। जॉन बहुत सीधा और सच्चा इंसान था। युवराज के साथ अपनी दोस्ती को ऊपर वाले की मेहरबानी मानता था, इसीलिए वह हमेशा इस दोस्ती को निभाने के लिए तत्पर रहता था। लेकिन आज उसे युवराज की हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। वह इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि जरूर कोई बात हुई है जिसे छुपाया जा रहा है, लेकिन क्या? वह जिद करके युवराज की मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने चुपचाप खाना खाया और युवराज से विदा लेकर अपने फ्लैट पर चला गया। युवराज जब अपने कमरे में गया तो उसने देखा शिवांगी ने थोड़ा सा खाना खाकर प्लेट एक और सरका दिया था। शिवांगी ने युवराज को इतना गंभीर देखा तो उसने कहा, क्या बात है युवराज, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। आखिर ऐसी क्या बात हुई है? मैंने आज तक तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा है। उसकी बात सुनकर युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी नज़र उस पर डाली और अपने कपड़े बदलने लगा। कल तक इस कमरे में उन दोनों की खिलखिलाहटें गूंजा करती थी, लेकिन आज एक अजीब सा तनाव पसरा हुआ था।
अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? युवराज ने शिवांगी से पूछा। मेडिसिन खाने के बाद कुछ आराम महसूस हो रहा है, लेकिन युवराज रात में अचानक से मेरे सर में दर्द क्यों हुआ था और उसके बाद तो मैं बिल्कुल बेहोश ही हो गई। मुझे कुछ भी याद नहीं, बस बेहोशी में एक आध बार मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि तुम मेरे साथ जानवरों जैसा बिहेव कर रहे हो, लेकिन मैं इतनी बुरी हालत में थी कि तुम्हें रोक भी नहीं पाई। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर खाना खाते वक्त कोल्ड ड्रिंक पीते ही अचानक से तुम्हारी तबीयत क्यों बिगड़ गई? क्या तुम्हें याद है कि किसने तुम्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व किया था? युवराज ने शिवांगी की ओर गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। शिवांगी कुछ पल सोचती रही, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने कहा, उस शोर शराबे में इतने लोगों के बीच मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और ध्यान देती भी तो क्यों, वहाँ के वेटरों का काम ही था गेस्ट को खाना पीना सर्व करना। लेकिन मैं तो तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि रात में तुम्हें अचानक से क्या हो गया था? तुम मेरे साथ जानवरों की तरह से सलूक क्यों कर रहे थे? शिवांगी ने उलझे हुए स्वर में युवराज से पूछा। युवराज कुछ पल तो चुपचाप उसे देखता रहा। उसे शिवांगी के भोलेपन पर बहुत प्यार आ रहा था। सचमुच इसमें उसकी क्या गलती थी? उसके साथ भी तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था। लेकिन उसके ड्रिंक में ड्रग्स किसने मिलाया? जरूर रियान ने किसी वेटर को पैसे देकर अपनी ओर मिलाया होगा। क्या सोच रहे हो युवराज? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? शिवांगी ने कहा। उसकी बात सुनकर युवराज उसके करीब गया और बेड पर बैठ गया। कुछ पल के लिए वह शिवांगी के चेहरे को बड़े गौर से देखता रहा। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? और तुम यह पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि वह मैं ही था? युवराज की बात का मतलब समझते ही वह जोरों से चिल्लाई, युवराज, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ कहने से पहले जरा सोच लिया करो। तुम्हारे चीखने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी शिवांगी। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ तुम मुझे उसका जवाब दो। तुम पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि कल रात मैं तुम्हारे साथ में ही था? युवराज ने शिवांगी की आंखों में आंखें डालते हुए बेहद गंभीरता के साथ कहा, और शिवांगी के तो होश उड़ गए। उसकी बात सुनकर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए रात की बात याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। हार कर उसने युवराज से कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जब जब मुझे तकलीफ हो रही थी, मेरे शरीर को चोट पहुंच रही थी, तो मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। उस गहरी बेहोशी में भी मुझे दर्द का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कोई भेड़िया मुझे बुरी तरह नोच रहा है, लेकिन मेरा शरीर और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने आँख खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन एक तो अंधेरा था, दूसरा नशे की वजह से ना मैं कुछ देख पाई ना समझ पाई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। उसकी बात सुनकर युवराज ने गहरी सांस ली और उठकर खड़ा हो गया। लेकिन युवराज, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? शिवांगी ने घबराते हुए चिल्लाकर कहा। दर्द के मारे उसका पूरा शरीर अभी भी घाव की तरह टीसे मार रहा था। उसके बाद सुनकर युवराज ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बोल नहीं पाया। अपने आप हिम्मत देने के लिए उसने अपने हाथों की मुट्ठियां जोरों से भींच ली। उसके जबड़े भी भीग चुके थे। अचानक वह तेजी से पलटा और चीखते हुए बोला, क्योंकि कल रात मैं तुम्हारे साथ में नहीं था। डैम इट, हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी है। इतना कहकर उसने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर दे मारा। शीशे का टेबल था, चकनाचूर हो गया और युवराज का हाथ लहूलुहान हो गया। युवराज की बात सुनकर शिवांगी के तो होश पहले ही फाख्ता हो चुके थे। अब अचानक से यह सब देखकर वह पागल सी हो गई। युवराज, ये क्या किया तुमने? हे भगवान, कितना खून बह रहा है।
अब मैं क्या करूं? हाँ, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती हूँ, लेकिन पहले खून रोकना जरूरी है। इतना कहकर उसने पास पड़े टॉवल को कसकर युवराज के हाथ पर लपेट दिया और जल्दी से डॉक्टर को फोन करने लगी। डॉक्टर का क्लिनिक पास ही था, लिहाजा 10 मिनट के अंदर आ गए। आते ही सबसे पहले उन्होंने एक इंजेक्शन दिया, उसके बाद घाव की सफाई करके हाथों पर पट्टी लगा दी। यंग मैन, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। अब यह मत कहना कि यह चोट अचानक से लगी है। तुमने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने दवाइयाँ लिख दी है, समय से दवाइयाँ ले लेना। गॉड ब्लेस यू। दवाओं के साथ साथ डॉक्टर नसीहत भी देकर चले गए, लेकिन उनकी बातों से बेखबर युवराज तो पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। शिवांगी जब थोड़ी शांत हुई तो अचानक से उसे युवराज की बात याद आई। क्या कहा था युवराज ने? उस रात मैं नहीं था तुम्हारे साथ। इसका क्या मतलब है? अगर वो नहीं था तो कौन था? इतनी बड़ी बात युवराज झूठ क्यों कहेगा? तो क्या यह किसी की सोची समझी साजिश थी? मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा देकर बेहोश करने के बाद किसी ने मेरे साथ? नहीं नहीं, हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। शिवांगी पागलों की तरह अपने आप से बातें किए जा रही थी। तभी उसके अंतरात्मा ने कहा, तेरे मानने या ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। तुम खुद ही जरा सोच कर देखो, जो युवराज तुझे फूलों की तरह रखता है, क्या वह तुम्हारे जिस्म को भेड़िए की तरह नोचेगा, इस तरह नुकसान पहुंचाएगा? कभी नहीं। अपने अंदर के शोर से शिवांगी पागलों की तरह बेचैन हो गई। उसने एक नज़र युवराज को देखा और कब बेहोश होकर नीचे गिर गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। युवराज बड़ी बेबसी के साथ शिवांगी को देखे जा रहा था, जो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। सच है, नारी चाहे वह माँ, बहन, बेटी, बहू या पत्नी हो, यह सभी घर की इज्जत होती है। और जब इस इज्जत पर दाग लगता है तो सारा घर बदनामी की इस आग में जलता है। इस बदनामी की आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इस आग में जलते सभी हैं, परंतु मरता कोई भी नहीं। ये सभी लुटी हुई सांसों के और लुटी हुई इज्जत के मोहताज हो जाती है। युवराज खोई खोई नजरों से शिवांगी को बेहोश पड़ा हुआ देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी तो उसकी खुद की हालत ऐसी थी कि उसका शरीर उस पर एक जिंदा लाश की तरह बोझ बना हुआ था। ये गम और हादसे इंसान को कितना अधिक तोड़ देते हैं, चाहे पत्थर जैसा भी मजबूत इंसान हो या पत्थर ही हो। गम और हादसों ने कभी किसी से हार नहीं मानी। वह हर एक के साथ साए की भांति लगा रहता है। काफी देर बाद जब शिवांगी को होश आया तो उसे फिर से सारी बातें याद आ गई। वो अपने घुटनों में सर दिए काफी देर तक रोती रही। उसे अपने आप से घिन आ रही थी। वो लगभग दौड़ते हुए वॉशरूम में गई और शावर खोलकर पूरे बदन को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। उसका बस चलता तो वो खाल उतार कर रख देती। कपड़े पर एक क्या हजारों दाग हो तो वह साफ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आत्मा पर ही कोई दाग पड़ जाए तो वह कभी नहीं मिट सकता है। न जाने कितनी देर तक वह बाथरूम में रोती रही और अपने शरीर को कष्ट देती रही, लेकिन आखिर कब तक थक हार कर वह बाहर निकली और किसी कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। युवराज सोफे पर ही बैठा बैठा सो गया। अगली सुबह हमेशा की तरह सूरज उग गया था और पूरी दुनिया में अपनी चमकीली रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन अफसोस उसकी तेज चमकीली रोशनी भी शिवांगी और युवराज की जिंदगी का अंधेरा दूर कर पाने में सक्षम नहीं था। दिन चढ़ गया था, लेकिन शिवांगी अभी अपने कमरे में बिस्तर में मुंह छिपाए पड़ी थी। वहीं दूसरी ओर युवराज अपनी चोट की वजह से ऑफिस नहीं गया था। उसने अपने मैनेजर को फोन करके ऑफिस की जरूरी फाइलें घर पर ही मंगवा ली थी। दो दिनों से बगैर खाए पिए रहने की वजह से
शिवांगी और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। ऊपर से मन पर ऐसा घाव लगा था जो तन पर भी भारी पड़ रहा था। 2 दिन में ही उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह बरसों की बीमार दिखाई दे रही थी। युवराज जब कमरे में आया तो उसे देखकर उसका दिल भी चूर चूर हो गया। वह उसके बिस्तर के करीब गया और धीरे से बोला, तुमने कुछ खाया? उसके बाद सुनकर शिवांगी अपने हाथों से उससे मुंह छिपाकर रोने लगी। उसे इस तरह रोते देख युवराज से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उसके पास बैठ गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रोने से क्या फायदा? जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें जीना तो होगा। चलो तो मैं बलविंदर से कहता हूँ वह खाना लगाए। बलविंदर उन दोनों का खाना कमरे में ही रख गया। दोनों के गले से निवाला नहीं उतर रहा था, लेकिन फिर भी खाना तो खाना ही पड़ेगा। आखिर जिंदगी की लड़ाइयाँ जो लड़नी बाकी थी। इस तरह कई दिन गुजर गए। युवराज अब फिर से अपने ऑफिस जाने लगा था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। जॉन हमेशा की तरह उसके साथ बना रहा, लेकिन रियान का कोई अता पता नहीं था। शायद वह भी इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि उसकी काली करतूत युवराज के सामने आ चुकी है। युवराज तो ऑफिस जाकर कामों में अपने आप को व्यस्त कर लेता था, लेकिन शिवांगी के दिलो दिमाग में हर वक्त उस रात की घटना ही घूमती रहती थी। ना तो वक्त पर खाना पीना खाती थी, ना अपना ख्याल रखती थी। लिहाजा उसका नतीजा यह हुआ कि वह दिनों दिन कमजोर होने लगी। उस दिन भी युवराज ऑफिस में अपनी मीटिंग में व्यस्त था। तभी घर से कॉल आई कि शिवांगी मैम साहब बेहोश हो चुकी है। किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर युवराज ने अपनी मीटिंग कैंसिल की और जल्दी से घर की ओर निकल पड़ा। जॉन भी साथ में था। वे दोनों जब घर पहुंचे तो देखा शिवांगी हॉल में बेहोश पड़ी है। नौकर चाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर युवराज ने उसे बाहों में उठाया और जॉन से कहा, जल्दी चलो, हमें इसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। थोड़ी देर के बाद युवराज की कार सड़क पर फर्राटे से दौड़ रही थी। जल्दी वो हॉस्पिटल पहुंच गए। आनन फानन में उसे स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया गया और डॉक्टर उसका चेकअप करने लगे। इधर युवराज शिवांगी की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। वे बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर जॉन को भी बहुत दुख हो रहा था। उस दिन युवराज और रियान की बातचीत सुनकर जॉन यह तो समझ चुका था कि इन दोनों के बीच जरूर कोई बात हुई है, क्योंकि उसके बाद से ही रियान गायब हो चुका था। लेकिन वह युवराज के घाव को कुरेदना नहीं चाह रहा था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि जब तक युवराज सामने से उसे नहीं बताएगा तब तक मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन फिर भी उसे युवराज और शिवांगी की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। उधर डॉक्टर शिवांगी का चेकअप कर रहे थे, इधर युवराज के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। शिवांगी के साथ हुए इस हादसे के लिए वह खुद को जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि अगर उसने उस दिन सरप्राइज पार्टी नहीं अरेंज की होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। लेकिन वह शायद इस बात को भूल गया था कि होनी आखिर होकर ही रहती है, चाहे जिस विधि से हो। थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टरों ने उसे बुलाया और कहा, देखिए मिस्टर युवराज, फिलहाल तो आपकी वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं है। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। दोनों के बीच कोई टेंशन चल रही है क्या? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी यह बात तो सच है कि कई दिनों से शिवांगी ठीक से खाना पीना नहीं खा रही है। प्लीज आप उसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट कीजिए। युवराज ने डॉक्टर से कहा, वो सब तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आपको एक बात और बतानी है। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर शिवांगी के साथ हुए हादसे के बारे में पता चल गया है। यह सोचते ही उसके हाथ पैर सुन पड़ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इस बात को जितना छुपाना चाह रहा था ये उतना ही सामने आता जा रहा है। युवराज के पीले पड़ते चेहरे को देखकर डॉक्टरों ने एक दूसरे की ओर देखा और हमें तो आपकी कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही है।
चलिए हम आपका भी चेकअप कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। डॉक्टरों की बात सुनकर युवराज बुरी तरह चौंक गया। उसने आश्चर्य से कहा, गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज डॉक्टर? यही कि आप पापा बनने वाले हैं। लगता है शायद इसी वजह से शिवांगी जी ठीक से खाना पीना नहीं खा पी रही होगी। चलिए सब ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज सुनकर युवराज के होश उड़ गए। शिवांगी माँ बनने वाली है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बच्चा उस रात के हादसे की देन हो। ये सोच सोचकर युवराज का दिमाग फटा जा रहा था। थोड़ी देर के बाद शिवांगी को जब होश आया तो डॉक्टरों ने उसे ठीक से रहने और अच्छी तरह अपना ख्याल रखने को कहा और यह खुशखबरी उसे भी सुनाई। इस खबर को सुनने के बाद क्या युवराज शिवांगी को अपनाएगा या उसे छोड़ देगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। मिलेंगे कहानी के अंतिम भाग में। धन्यवाद दोस्तों।